फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी टॉपिक्स विद दिव्या में। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले मैंने फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो एक बार उसे भी देख लीजिएगा। मैंने पार्ट 1 में कुछ मेन चीज़ें बताई हैं, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, और आज मैं फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 करा दिया है और अपलोड भी कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे जो शायद आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब ये पार्ट 2 है, ये प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ से प्रश्न नंबर 4 है ये। यहाँ से देखिए क्या है, प्रश्न क्या है, देखिए। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्या लिखा है। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? किन हिस्सों को फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का मतलब फ़ायदा मिला क्रांति के बाद? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? कौन से समूहों को अपनी सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? ये क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद देखिए फ्रांसीसी समाज। एक आंसर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है आंसर। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांसीसी समाज के तृतीय वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिला। तृतीय वर्ग में कौन थे? मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया था कि तृतीय वर्ग में किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग थे, और इन्हीं लोगों को फ्रांसीसी क्रांति से फ़ायदा मिला। इसमें लिखा हुआ है आंसर में, देखिए। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांसीसी समाज के तृतीय वर्ग को फ़ायदा मिला। प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों अर्थात पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सत्ता मतलब जो उन लोग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो उनके पास शक्तियाँ थी, उन शक्तियों को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। किनको? प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा इन्हें। और फ्रांसीसी क्रांति के नतीजों से पादरी वर्ग के लोगों को निराशा हुई, क्योंकि उनकी चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवनों को कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इससे। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांसीसी समाज के तृतीय वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिला। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है फ्रांसीसी समाज के जो तृतीय वर्ग के लोग थे, तृतीय स्टेट के लोग थे, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग, इनको फ़ायदा मिला। और प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग अर्थात जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे, जिनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे शासक के द्वारा, लुई सोल्वे के द्वारा, वो लोग सत्ता छोड़ने पर मजबूर हो गए। और उन्हें ही क्या हुआ, इन क्रांति के नतीजों से जो है फ्रांसीसी समाज, जो क्रांति के नतीजे थे, इनसे जो है समाज के जो पादरी वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग जो माना जाता था, प्रथम एस्टेट के लोग, उन्हें जो है निराशा हुई, क्योंकि उनकी चर्चों को बंद कर दिया गया। वो चर्चों के प्रमुख हुआ करते थे और उनकी चर्चों को बंद करके उन भवनों को जो है कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया था। और इससे इस आंसर में आप ये लिखेंगे कि फ्रांसीसी समाज के जो है तृतीय स्टेट के लोगों को फ़ायदा मिला फ्रांसीसी क्रांति से, और पादरी वर्ग के लोगों को जो है निराशा हुई, क्योंकि उनकी चर्चों को जो है कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया। ये इसका आंसर है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई सोलहवां था। ये आपको बताया था मैंने पहले पार्ट 1 में भी बताया था, और अभी भी देख लीजिए इसे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके क्वेश्चन में, पेपर में आएगा ये आपके। इसे अच्छे से याद कर लेना कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? लुई सोलहवां था। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चर्च द्वारा किसानों से जो कर लिया जाता था उसका नाम क्या था? चर्च के द्वारा लिया जाता था, जो पादरी वर्ग के लोग लेते थे, चर्च के द्वारा जो लिया जाता था उसको टाइद कहा जाता था। स्पेलिंग देख लीजिए इसकी क्या है, TITHE, टाइद। इसे टीथे भी कहा जाता है, टीथे भी बोल सकते हैं आप इसे, या टाइद भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, टाइद या टीथे, कुछ भी। चर्च के द्वारा किसानों से जो कर लिया जाता था, अगर या फिर आप ये, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि चर्च के द्वारा किसानों से जो धार्मिक कर लिया जाता था उसका नाम क्या था, टाइद लिखेंगे आप,
टीथे या टाइद या टीथे, जो भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से एक लिखेंगे, टाइद या टीथे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, प्रत्यक्ष कर का नाम क्या था? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम, इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता था, जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाता था। ये कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को जो है इस कर से मुक्त रखा गया था, वो लोग कर नहीं देते थे। ये तृतीय स्टेट के लोग ही कर दिया करते थे। देखिए इसका उत्तर होगा टाइल या टीले। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम क्या था? टाइल, या इसे टीले भी कह सकते हैं आप, TILE इसकी स्पेलिंग है, टीले भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए अब इसके बाद देखिए कुछ विशेष शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ मेन चीज़ें हैं ये। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ विशेष शब्दों के अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। देशद्रोह क्या होता है? अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। ये विशेष शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, इनमें से आपके पेपर में आ भी सकता है, इन्हें देख लीजिएगा। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। एस्टेट क्या था उसमें? अभी मैंने आपको बताया था प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। देखिए एस्टेट क्या था? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता या शक्ति भी बोल सकते हैं आप, शक्ति और सामाजिक हैसियत को दर्शाने वाली श्रेणी। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को दर्शाने वाली श्रेणी थी एस्टेट। पादरी वर्ग, जो प्रथम एस्टेट के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे। एस्टेट या फिर आप इसे श्रेणी भी बोल सकते हैं। ये इंसान के या मनुष्य के फ्रांसीसी समाज में जो उसमें लोग थे, उनकी सामाजिक हैसियत कितनी है, उस हैसियत को दर्शाने वाली एक श्रेणी थी एस्टेट। एस्टेट कहा जाता था प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। अब देखिए तीसरा क्या है, जीविका संकट किसे कहते हैं? देखिए जीविका संकट का क्या अर्थ है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के जो न्यूनतम साधन हैं वो भी खतरे में पड़ने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं जीविका संकट। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 8, बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ? बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ? ये फ्रांसीसी क्रांति का ही क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 14 जुलाई 1789 में। बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ? बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 जुलाई 1789 को बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, और इसलिए ये जो है बास्तील के दुर्ग का पतन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 14 जुलाई 1789 की सुबह ये यहाँ पर से पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ये आपके चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है। फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत ही यहीं पर से होती है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। देखिए जो ये बास्तील का किला था, इस किले की जेल में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद रखा हुआ था फ्रांस के शासक के द्वारा, और यहाँ पर कई सारे लोगों को जो है कैद करके रखा गया था। कई सारे लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा गया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गोला बारूद था। अब लोगों को इस बात का भय था कि कहीं जो शासक है वो इन गोला बारूद से जो है हमारे साथ कुछ गलत ना करे, और इसलिए लोग क्या करते हैं, इस बास्तील के दुर्ग को मतलब ढहा देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और वहाँ जितने लोगों को कैद किया हुआ होता है, जितने लोग वहाँ पे कैद होते हैं, उन लोगों को छुड़ा लेते हैं, और जितने भी वहाँ पे गोला बारूद थे उन सबको वहाँ से निकाल देते हैं। इसलिए जो है बास्तील के दुर्ग का पतन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बास्तील का जो किला था ये फ्रांस के लुई 16वें, जो वहाँ का फ्रांस का शासक था लुई 16वां, उसकी जो निरंकुश शक्तियाँ थी उसका प्रतीक माना जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने गोला बारूद रखा हुआ था, और जो है यहाँ पर कई सारे लोगों को कैद करके रखा गया था लुई 16वें के द्वारा। इसलिए बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत ही यहीं से होती है। ओके, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? सन 1774 में बैठा।
कब बैठा? सन 1774 में। इससे पहले लुई 15वां जो इसका पिता था वो यहाँ का शासक था। इससे पहले लुई 14वां था, उसके बाद लुई 15वां और उसके बाद आया लुई 16वां 1774 में। देखिए इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? जिसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय तक जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? लिवरे। लिवरे जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम था, जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया था। ये फ्रांस जब 1994 में समाप्त कर दिया था इसे। फ्रांस की मुद्रा का नाम पहले लिवरे था, अब इसे जो है समाप्त कर दिया है। अब फ्रांस की मुद्रा का नाम लिवरे नहीं है। देखिए अब 11 देखिए, 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का मतलब नारा क्या था? आखिर फ्रांसीसी क्रांति में मतलब लोगों का जो मेन मुद्दा था आखिर किस चीज़ पर था? वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता या भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में आ सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? आखिर मेन मुद्दा क्या था वहाँ का? जो क्रांति कर रहे थे उसका आखिर मतलब क्या चाहते थे वहाँ के लोग? स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे और बंधुत्वता या भाईचारा चाहते थे वहाँ के लोग, तृतीय स्टेट के लोग, स्पेशली तृतीय स्टेट के लोग। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? प्रश्न नंबर 12, बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 में। मैंने ये पहले भी बता दिया शायद। देखिए 14 जुलाई 1789 में। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। बास्तिल किले की जेल में भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की आशंका थी। बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए यह लोगों की घृणा का केंद्र बन गया था, जहां पर कई सारे लोगों को कैद करके रखा गया था। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गोला बारूद था। ये लोगों को इस बात की आशंका थी। और बास्तिल का किला जो है सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, क्योंकि इस किले में सम्राट ने जो है जितने भी लोग उसके खिलाफ बातें करते थे या कुछ बोलते थे, उसके शासन के खिलाफ कुछ बोलते थे, उन लोगों को क्या करता था, यहाँ पे अपने बास्तिल के किले में कैद कर लेता था। और उन कैदियों को जो है जिस दिन बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को जब बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ तो यहाँ पे कैदी, जितने भी कैदी यहाँ पर थे उनको छुड़ा लिया गया था। ओके, शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैंने इससे पहले पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा होगा तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर से चौथा प्रश्न, यहाँ से चौथा प्रश्न है ये मैंने अभी आपको पार्ट 2 में समझा दिया है अच्छे तरीके से। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप अपनी बुक मत पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें डिटेल में बताया है। उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि यूट्यूब में या फिर आप गूगल में जो भी पढ़ते हैं वो मेन चीज़ें होती हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे अलग से आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन आपके लिए बुक पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बुक पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए अगर आप 9th क्लास से हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है। मैंने बहुत क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही लिए हुए हैं और समझाया मैंने थोड़ा अपने तरीके से है उसे समझाया, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें उस चीज़ को। और इसके लिए आपको एक काम और करना होगा, आप जो है अपनी बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसे समझ पाएँ। ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है आपकी मदद करेंगे। आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। अगर आप चाहें तो आप इन्हें जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले सुनना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए ये फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 था। क्लास 9th मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशली क्लास 9th के लिए है, इसलिए मैंने क्लास 9th लिखा हुआ है। अगर आप किसी और क्लास में हैं और आपके में फ्रांसीसी क्रांति वाला टॉपिक है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति आप भले ही आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आप एक ही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, क्वेश्चन वही होता है, टॉपिक वही है बिल्कुल, और आपको पढ़ना वही है कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, कब हुई, वहाँ का शासक कौन था, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का सामाजिक ढांचा कैसा था, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, यही आप पढ़ेंगे। अगर आप किसी और क्लास में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
देखिए, मैंने बताया था कि फ्रांस में जो क्रांति करते हैं वो तृतीय स्टेट के लोग करते हैं। जो किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो क्या है, क्रांति करते हैं फ्रांस में, क्योंकि वो फ्रांस का जो सामाजिक ढांचा था उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों द्वारा अत्याचार किया जाता था। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फ्रांस में क्रांति करते हैं वहाँ के जो है सामाजिक स्वरूप को बदलने के लिए, वहाँ के सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए। और फिर क्या होता है, इसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो जाती है, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फ्रांस के शासक लुई 16वें को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और इससे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है फ्रांस के शासक लुई 16वें का। और इसके बाद नेपोलियन जो है वहाँ की राजगद्दी पर बैठता है। यहीं पर तक नेपोलियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेपोलियन वाला टॉपिक जो है आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। नेपोलियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेन चीज़ यही थी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, क्यों हुई थी, वहाँ का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आपके लिए कि फ्रांसीसी क्रांति जो है किन लोगों ने फ्रांस में क्रांति की थी, तृतीय स्टेट के लोगों ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होता था। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप यही वहाँ का समाज कितने भागों में बटा हुआ था ये आप अच्छे से जान लें तो आप फ्रांसीसी क्रांति अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, मैंने जो है आपको अच्छे से समझा दिया है, शायद आप लोगों को समझ गया होगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। मैं बता रही हूँ आपको, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप दोनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोनों को, आपको फ्रांसीसी क्रांति अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप 9th क्लास में हैं और आपके पास जो है बुक है तो आप पहले अपनी बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ें मैंने दी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।